नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप हमसे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी के चैप्टर को आप शुरुआत कीजिए, तो उसी के क्रम में आज मैं हिंदी के चैप्टर को धीरे धीरे करके आपके सामने प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी का एक जो है पहले मैंने सिलेबस के दौरान एक जो है लेक्चर दिया हुआ है। उसके क्रम में जो आपका प्रथम चैप्टर है, आपको एकदम उसमें बेसिकली ज्ञान रखना है। अगर देखा जाए तो भैया वर्णमाला का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए वर्णमाला आपकी ऐसी टॉपिक है जो आपके यूपी टेट और सी टेट को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए, वर्णमाला जो ऐसी टॉपिक आपकी होती है भैया, वह यूपी टेट में भी पूछी जाती है, सी टेट में पूछी जाती है, सुपर टेट, आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे यार, चाहे पुलिस हो, किसी भी एग्जाम को अगर फतह करने का प्रयास आप करेंगे तो वर्णमाला वहां आपके एग्जाम में जरूर टपक पड़ेगा, अगर उस एग्जाम में हिंदी आती है तो मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर देखा जाए तो जितना हमने यहाँ लिखा है, इसमें सिर्फ हमने स्वरों को लिखा है और अभी आपका व्यंजन पूरा बाकी है। ठीक है भैया, देखिए एक ही चैप्टर में पूरा वर्णमाला जो है एक ही लेक्चर में पूरा वर्णमाला खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर इस पे वीडियो दिया जाए तो बहुत सारे वीडियो, 5 से 7 वीडियो बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उन्हीं टॉपिक को देने का प्रयास किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, देखिए बिना समय गंवाए एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके द्वारा फीडबैक भैया हमें चाहिए कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस चीज को जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपनी फीडबैक को अवश्य दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं बिना समय गंवाए अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, लिखा गया है पहले ऊपर, प्रथम सेमेस्टर हिंदी वर्णमाला लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आपके चैप्टर की शुरुआत आज मैं करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है आपके चैप्टर का नाम जो है, जो प्रथम चैप्टर अगर देखा जाए हिंदी का जो है भैया, उसमें लिखा गया है हिंदी भाषा में ध्वनि को समझना एवं शुद्ध उच्चारण। इन सभी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपकी पूरी वर्णमाला रखी गई है। तो वर्णमाला में सबसे पहला वर्ड आता है, सबसे पहला आता है टॉपिक, हम वर्ड किसे कहते हैं। अगर वर्ड की बात करें तो हम वर्ड को अक्षर भी कहते हैं, जो कि मैंने लास्ट में लिख रखा है। लिखने का कारण सिर्फ यही है कि अभी मैं चाहता तो ओरल भी आपको बताता, यहाँ वर्ड लिख देता वर्णमाला, फिर मूल स्वर मूल व्यंजन इसी तरह से लिख देता और बताता चलता, लेकिन नहीं, जहां आपके भविष्य के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कलम और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लिखने का प्रयास अपनी कॉपी में कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं वर्ड किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं, वर्ड या अक्षर कहते हैं। अगर हम अक्षर की बात करें तो जिसका क्षरण नहीं होता उसे हम अक्षर कहते हैं। यही अगर हम संस्कृत की बात करें कि अक्षर हम किसे कहते हैं, तो संस्कृत की परिभाषा होती है न क्षरत इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता उसे हम अक्षर कहते हैं। फिर से देखेंगे आप, भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं, और अक्षर को ही हम वर्ड कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भैया वर्ड हम किसे कहते हैं, तो आपको जब यह ज्ञान होगा कि वर्ड कोई भी वर्ड होगा जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसी को हम वर्ड कहते हैं। आपको दे दिया जाएगा जिसके टुकड़े कर सकते हैं, एक शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते, बहुत सारे ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उन चारों में से आपको चूज करना होगा कि वर्ड हम किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, वर्ड के बाद आता है कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ड के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला हम उसे कहते हैं, वर्णमाला से आप सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, वर्णमाला आप सभी लोग परिचित हैं, वर्णमाला पढ़कर भी आए हैं। तो अगर हम इसे एक परिभाषा के रूप में हम देना चाहें तो वर्णमाला हम किसे कहेंगे। देखिए, लिखा गया है कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक समूह मतलब भैया, सार्थक समूह मतलब यही होता है कि वह एकदम क्रम से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आ के बाद सीधे अह लिख दें, आ के बाद सीधे ज्ञा लिख दें। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। वर्णों के सार्थक समूह
उसका एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए, तो उसी को हम जो है वर्णमाला कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। समूह मीन्स आप समझते होंगे, एक जैसे कुछ समूह होता है, आप लोगों के कॉलेज में एक समूह होगा, आपके मित्रों का एक समूह होगा, तो स्पष्ट शब्दों में वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। देखिए अब यहां से शुरू होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम में जो है सवाल बनते हैं, कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ कवर करने का प्रयास किया है। इसी बोर्ड में सारी चीजें लिखी गई हैं और आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर और किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी को मैं यहाँ बताऊंगा। दोस्त आप जरूर ये सबको लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चाहे आप पुलिस का, आप किसी भी एग्जाम में, डीएलएड की ही बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि मेरा टारगेट है डीएलएड बैच 2021, लेकिन यह जो चैप्टर है इस पे मैं सिर्फ डीएलएड को ही नहीं कहूंगा। अगर आप किसी भी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदी आती है, और जिसमें हिंदी नहीं आती होगी उनके लिए तो ये कुछ है नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखा गया है, हिंदी वर्णमाला में वर्ड जो होते हैं भैया आपके, वह 48 होते हैं। ठीक, 48 वर्ड होते हैं। लेकिन आपसे एक तरह से और पूछ सकता है, आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आप कहेंगे 48 होती है, लेकिन दोस्त अगर यहीं पर मैंने यहां कुल लिखा हुआ है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपके प्रश्न पूछने की प्रकृति बदल गई और आपके सोचने का तरीका बदल गया। ठीक है, आपने पहले देखा कि वर्णमाला में 48 वर्ण हैं, लेकिन अभी उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहां मैंने 52 वर्ण लिखा है। अब 52 वर्ण कैसे होते हैं, इन सभी का ज्ञान अभी मैं आगे कराता हूं आपको। लेकिन 52 वर्ण में आपके जो देखिए यहां मैंने लिखा है दोस्त, इतने अच्छे से मैंने लिखने का प्रयास किया है जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 52 वर्ण में हमारा है 39 जो होते हैं वह व्यंजन होते हैं और 13 हमारे स्वर होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे 39 होते हैं, कैसे 13 होते हैं, तो इन सभी की चर्चा मैं करूंगा। तो इसके आगे अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो दोस्त मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, यह मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपने इतना समझा, आप ऐसे लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 48 होती है और कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में भैया 52 होती है, जिसमें इन 52 में 39 हमारे व्यंजन होते हैं और 13 हमारे स्वर होते हैं। 9 3 12 3 1 4 1 5 52 वर्ड पूरे टोटल मिला के हो गए। ठीक है, अब उसके नीचे आप आइए, यहाँ तो अभी हो रही थी कुल जो है कितने वर्ड हैं और कितने जो टोटल वर्ड हैं। ठीक है, अब उसके नीचे हम आते हैं स्वरों की संख्या। भैया स्वर और व्यंजन से आप परिचित होंगे दोस्त, अभी आप नहीं जानते हैं स्वर और व्यंजन, अभी मैं नीचे स्वर और व्यंजन को कवर करने का प्रयास करता हूं। पहले मैं आज स्वर पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट जो हमारा अगला लेक्चर होगा वह व्यंजन पर होगा। और यार एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, जहां जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर के मन में आते हैं वहां वहां से मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, देखिए यहां लिखा गया है कि स्वर की संख्या। ठीक है, अभी मैंने कुल शब्द का यूज नहीं किया है, पहले यहां लिखा है कि देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक, आप कहेंगे सर 11 होती है। ठीक, अब उसके नीचे भैया आप आइए, उसके नीचे दोस्त हमने लिखा है कुल स्वरों की संख्या। ये चीज करने का मतलब है ये ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाती हैं, तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अब 13 कैसे होती, आप कहेंगे, आप कह रहे हैं अभी स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, तो उस चीज के लिए आप सुनिए। देखिए 13 कैसे होती है दोस्त, आपके मैंने जो 11 में अंक और आह शब्द को नहीं लिया है, और अगर यहाँ कुल पूछा जा रहा है तो अंक और आह को हम यूज करते हुए जो है 13 वर्ण बनाएंगे। अंक आह को मैंने छोड़ा था 11 में, और यही 11 2 13, यही देखिए 13 है। अगर हम अंक आह की बात करें तो अंक आह को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो जाहिर सी बात है कि अयोगवाह की संख्या हमारी जो होती है अंक और आह होती है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। प्रश्न कैसे पूछेगा कि भैया स्वरों की संख्या यह नॉर्मल है, और अगर यही कुल स्वरों की संख्या अगर आपको से पूछ रहा है तो आप उन दोनों अयोगवाह को जोड़ते हुए 11 2 13 शब्द को लगाएंगे, कुल जहां शब्द आता है। और अगर कुल वर्ड आता है तो 52 और कुल स्वर आता है तो 13, और अगर कुल स्वरों की संख्या आती है, स्वरों की संख्या आती है तो 11 और
हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आती है तो 48 आप लगाएंगे। ठीक है, अब उसके नीचे आइए, यहां देखिए लिखा है मूल व्यंजन की संख्या। ठीक है, मूल व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जिनसे और सभी व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मूल व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जिनसे और सभी व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। देखिए मूल व्यंजन की संख्या हमारी भैया 33 है। ठीक, मूल व्यंजन की संख्या हमारी 33 है। 33 4 37 2 39। दोस्त अभी आपने देखा कि हमने कहा मूल व्यंजन की संख्या देखिए यहाँ 39 है। ठीक, और हम अब कह रहे हैं कि मूल व्यंजन की संख्या 33 है। कहने का मतलब यह है कि अगर मूल व्यंजन की संख्या 33 है, सॉरी यहाँ कुल व्यंजन होंगे। ठीक, 39 जो आपके हैं वो कुल व्यंजन हैं। देखिए हमारा कहने का मतलब यह है मूल व्यंजन तो आपके जो दिए जा रहे हैं यहाँ मूल व्यंजन वह आपके 33 दिए जा रहे हैं, लेकिन उन 33 को हम 39 किस प्रकार बनाएंगे? 33 को हम 4 इसमें देखिए संयुक्त व्यंजन है। ठीक, 4 इसमें संयुक्त व्यंजन है और 2 इसमें द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन मीन्स होता है वह किसी और भी शब्द से मिलकर बना होता है, जैसे क और स से मिलकर बना होता है। इन सभी को जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कवर करूंगा। दोस्त इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, यह तो यहाँ बात आ गई है तो उस चीज को बताना पड़ रहा है। देखिए बात आती है कि 4 हमारे जो होते हैं वह संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और यही अगर हम बात करें हमारे 2 जो हैं वह द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड और ढ। इन सभी के नीचे आप बिंदी का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बिंदी नहीं होगी तो यह द्विगुण व्यंजन से, ये द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन हम इसी को कहते हैं। अगर यहाँ बिंदी नहीं होगी तो ये जो है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन से बहिष्कार कर दिए जाएंगे, या सीधे कहा जाए तो यह द्विगुण व्यंजन नहीं होंगे। आप बिंदी का विशेष ध्यान देंगे। 33 4 37 2 39 39 वर्ड टोटल हमारे हो गए। ठीक है, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ देखिए लिखा गया है रेड कलर से। और यहाँ नीचे आइएगा, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ड और ढ होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इतने जो जितना मैंने इसके ऊपर दिया है इससे दोस्त कम से कम आपके यह मान के चलिए अगर देखा जाए तो इसमें 10 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा, कहेगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कौन सी, संयुक्त व्यंजन कौन है, इसमें जो है 3 ऑप्शन हटा देगा, 1 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन किसी बाहरी को दे देगा। तो आपको इसमें से चूज करना होगा कि भैया हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखा गया है कि वर्णों के प्रकार या वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। दोस्त मैंने लिखा है वर्ण के प्रकार आपके जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ण कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे वर्ण हमारा 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हमारा है स्वर और दूसरा हमारा है व्यंजन। यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि भैया वर्ण के कितने प्रकार हो सकते हैं या वर्ण के प्रकार आप बताएं। उसमें दिया रहेगा 2 4 6 जो भी जैसा भी दिया रहे, वह उसके पूछने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसे पूछता है। आप सुनेंगे वर्ण के जो हमारे होते हैं वह 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्वर और दूसरा हमारा है व्यंजन। तो आज हम व्यंजन टॉपिक को नहीं लिए हैं, व्यंजन हमारा नेक्स्ट अगले दिन आएगा और स्वर आज हम पूरी तरह से उधर हमने लिखा है और नीचे भी लिखा है। लिखने का कारण सिर्फ यही है कि आपका नोट्स एक बढ़िया से तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात आती है कि हमने यहाँ नीचे स्वर लिखा है, स्वर के कितने भेद होते हैं। जैसे अब आपसे पूछ सकता है कि भैया स्वर के कितने भेद होते हैं, तो दोस्त आप बताएंगे कि स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं और इन तीनों में हमारा पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, और अगर यही हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यह स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब नीचे आइए। अब आपके मन में आ रहा, अच्छा ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो जब आपको यह ज्ञान रहेगा कि नहीं ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं तो आप 100% बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। चलिए
बात आती है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। सभी की परिभाषा को आप लिखते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने कहा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, एग्जाम में आ गया ह्रस्व या मूल स्वर हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मीन्स अगर देखा जाए बहुत चंद सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। मीन्स ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो भैया ह्रस्व स्वर हमारे, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हमारे होंगे ह्रस्व अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और ह्रस्व री, ठीक है। चार जो ये वर्ड हमारे ऐसे हैं कि इनको हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत या मूल स्वर के अंतर्गत रखते हैं, अ, ई, उ और री, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, इन सभी को नोट करते हुए आप चलिएगा। अब नीचे बात आती है कि दीर्घ स्वर, जब ह्रस्व स्वर सबसे छोटा होता है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से बड़ा होगा, ठीक। दीर्घ स्वर जो होगा वह ह्रस्व स्वर से बड़ा होगा और इसमें आपसे सीधे कहा जा सकता है कि अगर इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है तो भैया इसमें हमारा 2 मात्रा का समय लगेगा। या आप लिखिए परिभाषा कि जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में हमारा जो है दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक। बड़ा आ आप इस तरह से जानते होंगे, छोटा आ और बड़ा आ। दोस्त जब आपको व्याकरण का ज्ञान हो जाता है तो यह जो हमारा बड़ा आ और बड़ी ई होता है या छोटा आ या छोटी ई होता है, इस चीज से हमें दूर जाना पड़ता है। हमें आपको ज्ञान कराना होता है कि ह्रस्व आ किसे कहते हैं और हम दीर्घ आ किसे कहते हैं। चलिए देखिए यहां लिखा गया है कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो हमारे वर्ड आते हैं वह आप अपने पिछले लैंग्वेज में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और, ठीक। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ औ, ठीक। ये हमारे अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड जो हमारे आते हैं यह हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी 7 है और मूल स्वरों की संख्या हमारी 4 है। 4 है। 7 4 11 और 11 2 13। देखिए यही 2 वर्ड हमने लिखा है, ठीक है। 11 2 13। अगर टोटल स्वरों की संख्या या कुल स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो आप बताएंगे भैया 11 होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके नीचे आता है भैया प्लुत स्वर हम किसे कहते हैं, ठीक। प्लुत स्वर देखिए, प्लुत स्वर जो होता है उसमें 3 मात्रा का समय लगता है, या अगर कहा जाए ह्रस्व या दीर्घ के 3 गुना समय लगता है, ठीक है। नीचे हमने लिखा है 3 गुना का समय लगता है। अगर हम ह्रस्व की बात करें तो आपने ओम शब्द का नाम सुना होगा। ओम में एक शब्द आता है, जैसे यहां देखिए लिखा है ओम, हमने लिखा भी है। देखिए यही नीचे एक आता है ओम, यह संस्कृत का शब्द होता है। जहां इस शब्द की आवृत्ति हो जाए वहां आप जान लीजिएगा कि भैया वहां प्लुत स्वर का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक का मतलब होता है कि उसमें 3 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में हमारा 2 मात्रा का, और अगर यही देखा जाए कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर में हमारे 1 मात्रा के समय लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ओम हो गया हे राम अगर कहा जाए, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए देखिए आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप फिर से देखिएगा इस सभी को, और अगर जहां ना समझ में आए वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए यहां बात करते हैं, लिखा गया है कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं। देखिए ये सभी के प्रयोग के आधार पर है। मैंने कहा आपसे कि मैंने किसी भी जो है पॉइंट को आपके सामने छोड़ा नहीं है कहीं भी, ठीक है। आप सभी को पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है।
जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, आप इन सभी को देखते हुए अच्छे से चलेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो हमारा होता है भैया, वह 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक हमारा है अग्रस्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। अब बात आती है कि अग्रस्वर हम किसे कहेंगे और मध्य स्वर हम किसे कहेंगे और पश्च स्वर हम किसे कहेंगे। हमने यहाँ परिभाषा नहीं लिखा है, यह सब चीजें एकदम बेसिक हैं। इसे अपने जीभ के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अग्रस्वर है, कौन सा मध्य स्वर है और कौन सा पश्च स्वर है। भैया, अग्र माने आगे से, पश्च माने पीछे से और मध्य माने जो होता है वह बीच से होता है। इसका तात्पर्य यही है। अग्रस्वर मीन्स होता है वे शब्द जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। और अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इ, ए, ऐ, आप अपने मुख से बोल कर देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अग्रस्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से किया जाता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए बात आती है मध्य स्वर। ठीक, इतना अग्रस्वर आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर कहीं आपको समस्या है तो भैया आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी तो हमारा वर्णमाला चल ही रहा है। अभी वर्णमाला कम से कम आपको जो है मैंने लगभग यह सोच के रखा है कि 2 से 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। चलिए, क्योंकि देखिए वर्णमाला ऐसी टॉपिक है जिसे कहीं काटने लायक भी नहीं है कि उसमें से हम कटिंग करके आपको दे दें, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, नहीं, यह काम नहीं है। जो भी आपको दिया जाएगा भैया, एक दिन में एक ही वीडियो जाएगी, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको दिया जाए वह अच्छे से दिया जाएगा, मेरा उद्देश्य यही है। चलिए बात आती है मध्य स्वर हम किसे कहते हैं। तो मध्य स्वर मीन्स होता है जिसे हम जो है, जैसे अगर कहा जाए, अभी आपने सुना कि अग्रस्वर जो जीभ के आगे वाले भाग से बोलते हैं और मध्य स्वर हमारा होता है जीभ के हम मध्य से या जीभ के बीच वाले भाग से जब हम बोलते हैं तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर की संख्या हमारी 1 होती है, वह भी हमारा आता है ह्रस्व अ। ठीक है, आप बोलते हुए चलेंगे ह्रस्व अ। ठीक है, तो जो बीच वाला भाग है उस पे जोर कहीं ना कहीं जाता है, तो उसी से हमारा तात्पर्य है। चलिए बात आती है पश्च स्वर। भैया, पश्च माने होता है पीछे से। ठीक है, पश्च माने होता है पीछे से। अगर कहा जाए परिभाषा के रूप में कि जीभ का वह भाग जिसे बोलने के लिए, जैसे पीछे हम अपने जीभ के पीछे वाले हिस्से का इस्तेमाल करें तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत आता है बड़ा आ, उ, ऊ, औ, औ, आ। ठीक, यह वाला आ इसमें भी आता है, इसे हम आगत कहते हैं। तो बड़ा आ, उ, ओ, और आ, इतनी चीजें आपकी पश्च स्वर के अंतर्गत आती हैं। इन सभी को लिखते हुए आप चलेंगे। आगे बात आती है, यह तो आपका पहला वर्गीकरण था। और नीचे अब दूसरे पर आते हैं। देखिए, मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर, हम अपने मुखों के आधार पर कैसे हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, इसमें बड़े वर्गीकरण या कंफ्यूजन बहुत होता है। देखिए, मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर, अब इसे कैसे आप जो है करेंगे। जैसे एक है आपका विवृत और अर्ध विवृत, संवृत और अर्ध संवृत। अब इन सभी को कैसे आप पार्ट में करते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें विवृत, विवृत में आपके सामने लिखा गया है बड़ा आ, मीन्स अगर देखा जाए तो वह आपका ह्रस्व आ होता है। अगर हम इसके परिभाषा के रूप में देना चाहें आपको, तो हम कहेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण में हमारा मुख विवर पूरा खुल जाता है, ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम जो है विवृत कहते हैं। ठीक है, आ, इतना बड़ा मुंह बाए होंगे। ठीक है, तो आप बोलते हुए चलेंगे, जो हमारा आ होता है जब आप उसे बोलते हैं तो हमारा मुख कम से कम इतना बड़ा हो जाता है। तो उसी से तात्पर्य है, जब हम बोलेंगे तो मुख विवर जो हमारा होगा वह बड़ा होता है। तो उसी से हमारा तात्पर्य विवृत जो हमारा होता है उसमें अगर एक वर्ण आता है वह भी हमारा होता है दीर्घ आ या बड़ा आ। ठीक है, आगे अर्ध संवृत। जब ये विवृत हुआ, यह अर्ध विवृत, जिसे बोलने के लिए हमारा मुख विवर बड़ा थोड़ा सा खुले। ठीक है, पढ़ेंगे आप अ। ठीक, देखिए इतना सा खुल रहा है, अभी आ बोलने पे इतना खुल जाता है। ठीक है, अ, ए, औ, अ। ठीक, तो इन सभी को आप देखेंगे। चलिए आगे बात आती है संवृत। ठीक, देखिए आपने देखा कि विवृत हम किसे कहते हैं और देखा आपने अर्ध विवृत किसे कहते हैं, और अब बात आती है कि संवृत हम किसे कहते हैं। इसका आप जब परिभाषा लिखेंगे तो अर्ध संवृत का, जैसे अगर हम इसमें कहें कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है, इसमें जो होगा अर्ध जो है अर्ध, कहाँ गया,
हाँ, समवृत्त में आपका मुखद्वार जो होगा वह आधा बंद रहता है और आधा खुला रहता है। ठीक है, देखिए समवृत्त में ए ओ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है कि कौन सा है, समवृत्त। समवृत्त में परिभाषा दी जा रही है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद सा रहता है। मैंने कहा आपसे कि लगभग बंद सा रहता है लेकिन हल्का फुल्का खुला रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ए और ओ आते हैं। अब अगर हम बात करें अर्ध समवृत्त की, तो अर्ध समवृत्त में जो होता है, देखिए अर्ध समवृत्त होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार बंद रहता है और जिन स्वरों के देखिए अर्ध समवृत्त जो हमारा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार बंद रहता है। ठीक है, इन अर्ध समवृत्त में इन जो इ उ उ इन सभी के उच्चारण में मुखद्वार हमारा लगभग बंद सा रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, लास्ट में अब बात आती है कि ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो जो हमारे वर्ण हैं उन्हें हम बांटेंगे भैया जो है दो प्रकार से। एक हमारा है आवृत्तमुखी और दूसरा हमारा है विवृत्तमुखी, वृत्तमुखी। और अगर इनकी हम बात करें कि आवृत्तमुखी हम किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, आवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी मींस गोला और आवृत्तमुखी मींस यह गोलाकार नहीं होता है। तो आवृत्तमुखी हमारे वे वर्ण होते हैं कि जिन्हें हम बोलने के लिए हमारा मुख गोलाकार नहीं होता है, उन्हें हम आवृत्तमुखी कहते हैं। अब कैसे, देखिए आ, ये अ नहीं आएगा, ठीक, ई ई ए ऐ। अब इन सभी को इसमें आप बड़ा आ लिख दीजिए। ठीक, अब वृत्तमुखी, अब हम बड़ा आ को अगर बोलते हैं तो उसमें हमारा जो मुख होता है वह पूर्ण रूप से गोलाकार हो जाता है और पूरी तरह खुल भी जाता है। ठीक है, तो वृत्तमुखी आ उ ओ आ। ठीक है, तो ये सभी हमारे वृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको इसमें कहीं की भी कंफ्यूजन है, कहीं भी दिक्कत है, समस्या है, तो भैया आप कमेंट कीजिएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने फीडबैक को अवश्य दीजिएगा कि अगर कहीं आपको समस्या है तो भी आप बताइएगा। तो फिर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह से पॉइंट करते हुए हम आपको समझाने का प्रयास अनवरत करते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।